नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह गोलू अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में है और इसमें हम लोग यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से संबंधित प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के संबंध में एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अधिक जानकारी प्राप्त होगी और चीजें आसानी से समझ में आएगी। आज हम लोग चलते हैं यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के इस दूसरे भाग में और इसमें हम लोग पुर्तगाल कंपनी के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के पहले भाग में देखा था कि एक ऐसी स्थिति बनती है जिसके कारण भौगोलिक खोज का दौर प्रारंभ होता है। भौगोलिक खोज के उस दौर में पुर्तगाल और स्पेन के लोग अधिक दिलचस्पी दिखाते हैं। पुर्तगाल के जो राजा थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी, जिसको द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने भौगोलिक खोज के दौर में अहम रोल निभाया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आगे चल के उसी में हम लोग पढ़ते हैं कि पुर्तगाल के व्यक्ति वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आते हैं और जब ये भारत आते हैं तो भारत आने के बाद यहाँ से व्यापार करते हैं। किस प्रकार से आते हैं, क्या व्यापारिक गतिविधियां होता है, इन सभी घटनाओं के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए हम लोग पुर्तगाल में चलते हैं। 1498 ईस्वी में सर्वप्रथम वास्को डी गामा पुर्तगाल से समुद्री मार्ग द्वारा भारत आए थे। इन्हें भारत का खोजकर्ता भी कहा जाता है। आपने देखा था कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के एक व्यक्ति भौगोलिक खोज का जब दौर प्रारंभ होता है तो भारत का खोज कर बैठते हैं, भारत आते हैं, समुद्री मार्ग से होकर के भारत आते हैं, जिनका नाम वास्को डी गामा होता है और इनको भारत का खोजकर्ता भी कहा जाता है। ऐसा नहीं था कि भारत कोई गुमशुदा प्राणी या कोई गुमशुदा स्थान था। हालांकि भारत के खोज का संदर्भ इस स्थिति से कहा जाता है ताकि भौगोलिक खोज का एक दौर प्रारंभ हुआ, उसके बाद भारत को खोजा गया था और ये समुद्री मार्ग से होकर के भारत आए थे, तो इसलिए कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था। हालांकि खोज शब्द के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर लिया था। अब हम लोग देखते हैं इस दूसरे पॉइंट को, जिसमें हम लोग जानेंगे कि वास्को डी गामा उत्मासा अंतरिक्ष का चक्कर काटते हुए भारत पहुंचने में सफल हुए। उत्मासा अंतरिक्ष को केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि पुर्तगाल के एक नाविक थे जिनका नाम था बार्थोलोमो डियाज। उन्होंने उत्मासा अंतरिक्ष को खोज निकाला। जब उन्होंने उत्मासा अंतरिक्ष को खोजा तो उस समय दिशा सूचक यंत्र का खोज हो चुका था और उसी की सहायता से उन्होंने उत्मासा अंतरिक्ष को खोजने में अपनी भूमिका निभाई। जब उत्मासा अंतरिक्ष को खोज निकाला गया बार्थोलोमो डियाज के द्वारा, तो उसके बाद से जो भौगोलिक खोज के दौर में अपना भूमिका निभा रहे थे पुर्तगाल और स्पेन के लोग, उन लोगों का एक आत्मविश्वास, आत्मबल और प्रोत्साहन बढ़ गया। तो उसके बाद से उन लोगों ने भी भौगोलिक खोज के दौर में अपनी भूमिका को और तेज कर दिया। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो उत्मासा अंतरिक्ष है, जिसको कि बार्थोलोमो डियाज के द्वारा खोज निकाला गया था, तो इसका चक्कर काटते हुए समुद्री मार्ग से, जल मार्ग से होकर के और वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे। तो उत्मासा अंतरिक्ष का चक्कर काटते हुए जिस जल मार्ग से होकर के और ये वास्को डी गामा भारत पहुंचे, उसे पूरे मार्ग को केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। तो उत्मासा अंतरिक्ष के संदर्भ में भी केप ऑफ गुड होप शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि वास्को डी गामा उत्मासा अंतरिक्ष का चक्कर काटते हुए जिन रास्तों से, जिन जल मार्ग से, जिन समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में सफल हुए, उसी मार्ग को केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये उत्मासा अंतरिक्ष है क्या। उत्मासा अंतरिक्ष अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी कोने का एक स्थान है। तो ये तो हम समझ गए कि अफ्रीका के दक्षिणी कोने का एक स्थान है और यहाँ सुदूर का जो मतलब है ये दूरस्थ होता है। तो कह सकते हैं कि उत्मासा अंतरिक्ष अफ्रीका के दूरस्थ मतलब दूर स्थित दक्षिणी कोने का एक स्थान है जो अटलांटिक महासागर से होकर हिंद महासागर की ओर जहाज के उड़ानों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो उत्मासा अंतरिक्ष है ये पूर्वी क्षेत्रों में अटलांटिक महासागर से होते हुए हिंद महासागर तक के उड़ानों के लिए
जहाजों के उड़ानों के लिए ये प्रसिद्ध रहा है। तो ये चीजें भी आप समझ गए कि उत्मासा अंतरिक्ष एक स्थान है, अफ्रीका में है, और ये उससे सुदूर मतलब उससे दूरस्थ दक्षिणी कोने पर स्थित है। तो अफ्रीका के दक्षिणी कोने पर यह स्थित है। और किस लिए प्रसिद्ध है? जहाजों के उड़ानों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस चौथे पॉइंट की तरफ। वास्को डी गामा करीब 90 दिनों की समुद्री यात्रा करके 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचे। तो समुद्री मार्गों से होकर के वास्को डी गामा भारत जब पहुंचे थे तो उनको 90 दिन करीब करीब लगा था। तो 90 दिनों की यात्रा के बाद वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह जो कि केरल में स्थित है वहां पर पहुंचते हैं। और वहां पहुंचने के बाद इनको पथ प्रदर्शक यानी कि रास्ता दिखाने का जो कार्य किया जाता है वो एक गुजराती के द्वारा किया जाता है, और उस गुजराती का नाम होता है अब्दुल मुनीद। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा को पथ प्रदर्शक यानी कि रास्ता दिखाने का काम किसने किया था? तो अब्दुल मुनीद ने किया था, जो कि एक गुजराती थे। और उसके बाद से जब ये केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंच जाते हैं, पथ प्रदर्शक का कार्य अब्दुल मुनीद के द्वारा किया जाता है। वहां के शासक को इसकी सूचना मिलती है। तो वहां के जो शासक थे जमोरियन, वो हिंदू शासक थे, और वो आकर के इनका स्वागत भी करते हैं। तो ये चीजें भी इसमें लिखा गया है कि इनका स्वागत किया गया किसके द्वारा? केरल के राजा जमोरियन के द्वारा। राजा के बदले शासक भी आप कह सकते हैं। तो ये चीजें हम लोग समझ गए। वास्को डी गामा भारत से मुख्यतः मसालों और कपड़ों को खरीदकर पुर्तगाल ले गया, जिससे उसको 60 गुना, करीब करीब कितना गुना? 60 गुना मुनाफा हुआ। तो मुनाफा का मतलब लाभ या फायदा। जो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए थे तो व्यापार के उद्देश्य से आए थे। भारत से मसाला खरीद करके ले जाते हैं, कपड़ा खरीद करके ले जाते हैं, कुछ अन्य वस्तु को भी लेके जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मसाला को लेकर के जाते हैं। और मसाला को ले जाने का वजह ये होता है कि यूरोप के जो देश थे वो लोग गोश्त मतलब होता है जानवरों का मांस और काली मिर्च पर ठंडी के दिनों में जीवित रहते थे। ठंडी के दिनों में यूरोपीय देशों के जो व्यक्ति हुआ करते थे वो अधिक से अधिक जानवरों के मांस को खाते थे और उसमें काली मिर्च और मसाला को डाल करके खाते थे। तो मसालों का डिमांड वहां पर अधिक था, तो ये मसाला को लेकर के गए और जितने रुपए में यहां से खरीद करके पुर्तगाल ले गए उस लागत मूल्य से करीब करीब 60 गुना ज्यादा इनको लाभ हुआ। तो आप ये चीज भी ध्यान में रख सकते हैं, जिससे उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। तो ये बात हम लोग समझ गए। 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल, इनको पेड्रो अल्ब्रेज भी आप याद रख सकते हैं, इतना ही नाम ज्यादा जिक्र होता है। तो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल दूसरे पुर्तगाली थे जो कि भारत आते हैं। तो जब वास्को डी गामा को बहुत ज्यादा मुनाफा होता है यहां से मसाला इत्यादि ले जा करके पुर्तगाल में, यूरोप में बेचने पर, तो फिर पुर्तगाल से एक दूसरे व्यक्ति आते हैं जिनका नाम पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल होता है, और ये भी यहां से खरीदारी करके मसालों को खरीद करके वहां पर ले जा करके बेचने का काम करते हैं। तो व्यक्ति के रूप में पहला व्यक्ति जो पुर्तगाली भारत आने का काम करते हैं वो है वास्को डी गामा 1498 में, और 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को कौन आता है? तो पेड्रो अल्ब्रेज आते हैं और ये भी यहां से खरीदारी करके मसालों को ले जाते हैं। तो इतनी जानकारी आपको हो गई। अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा भारत आए और 1503 ईस्वी में वापस चले गए। व्यापार के उद्देश्य से कब आए? 1502 ईस्वी में फिर आए, 1498 में आए, मसाला कपड़ा इत्यादि लेकर के गए, बेचे, मुनाफा हुआ, लाभ हुआ, फायदा हुआ। फिर 1502 ईस्वी में आए। उनसे पहले एक और ये पेड्रो अल्ब्रेज भी आ चुके थे। तो ये 1502 ईस्वी में आते हैं और फिर 1503 ईस्वी में पुर्तगाल चले जाते हैं। और इस बार जब जाते हैं तो मोटा माल चाह लेते हैं, ज्यादा इनकम हो जाता है। जब ज्यादा इनकम हो जाता है तो 20 बरस वहीं रहते हैं, 20 बरस तक भारत नहीं आते हैं। और फिर जब माल का कमी होने लगता है, ठन ठन गोपाल, तब आते हैं भारत में ये तीसरी बार और अंतिम बार।
तो ये कब आते हैं? 20 वर्ष के बाद आते हैं। देखिए 1503 में जब वापस लौट गए, 1502 में आए, 3 में यहां पर लौट गए, तो उसके बाद 20 वर्ष के बाद वास्को डी गामा फिर भारत आते हैं और 24 मई 1524 ईस्वी को यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चीजें था वास्को डी गामा के संबंध में। अब हम लोग देखेंगे कि जब पुर्तगाल में भारत के मसालों का डिमांड बढ़ने लगा, ज्यादा मुनाफा होने लगा, तो वहां के जो शासक थे वो वायसराय यानी कि गवर्नर नियुक्त करके कंपनी बैठा करके तब व्यापार करने की इच्छा जताई और वहां से वायसराय यानी कि गवर्नर को भेजा जाने लगा। तो अलग अलग 3 गवर्नर के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे और उनके काल से संबंधित प्रमुख घटना को भी जानेंगे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि वास्को डी गामा भारत में 3 बार आए थे और वास्को डी गामा की मृत्यु भी भारत में ही हो गई थी, केरल में ही हो गई थी। तो चलिए इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है, काफी डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। आइए अब हम लोग देखते हैं पुर्तगाल कंपनी से संबंधित इन प्रमुख घटनाओं के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन किया कि भौगोलिक खोज के दौर के उपरांत वास्को डी गामा पुर्तगाल से चलकर भारत समुद्री मार्ग से होकर आने में सफल हुए। उसके बाद से वो केरल के कालीकट बंदरगाह पर 90 दिनों की समुद्री यात्रा के उपरांत पहुंचते हैं। वहां गुजरात के अब्दुल मुनीद के द्वारा पथ प्रदर्शक का कार्य कराया जाता है, रास्ता दिखाने का काम किया जाता है। उसके बाद से केरल के शासक को सूचना दी जाती है, वो आते हैं और इनका भव्य स्वागत करते हैं। केरल के जो शासक थे उनका नाम था जमोरिन, कहीं कहीं जमोरियन भी लिख दिया जाता है। तो उनके द्वारा इनका भव्य स्वागत हुआ, व्यापार करने की अनुमति दी गई। उसके बाद से ये वहां से मसाला खरीद करके लाते हैं वास्को डी गामा और पुर्तगाल में बेचते हैं। पुर्तगाल बेचते हैं, 60 गुना मुनाफा होता है। उसके बाद से पेड्रो अल्वारेज केब्राल दूसरे पुर्तगाली जो 1500 ईस्वी में भारत आते हैं, वो भारत आते हैं, वो भी यहाँ से सामान खरीद कर ले जाके वहां पर बेचते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि पुर्तगाल के शासक ये चाहने लगते हैं कि क्यों न वायसराय यानी कि गवर्नर स्थापित करके, गवर्नर बना करके और वहां पर कंपनी भारत में ही स्थापित कर दिया जाए ताकि ज्यादा लाभ कमाया जा सके। लेकिन इसके पीछे पुर्तगालियों का एक और मकसद था, उसको हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसको आप यहां समझ पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। पुर्तगालियों द्वारा भारत के साथ सीधा जल मार्ग खोजने का उद्देश्य आर्थिक तथा धार्मिक थे। यह भारत से सोना और धन लूटने के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के साथ पुर्तगालियों ने जो जल मार्ग सीधा ढूंढ लिया, उसका उद्देश्य था कि यहां से सोना, धन, दौलत, व्यापार को बढ़ाया जाए, लाभ कमाया जाए, भारत से पैसा का इनकम अधिक हो, लाभ अधिक हो, सोना लूटा जाए। उसके साथ एक और मकसद था, पुर्तगाल में ईसाई धर्म का मानने वाला लोग था और वो चाहते थे कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी हो सके। आगे की घटनाओं से ये चीजें स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल आप उसको समझ जाइएगा। तो ये चीजें था एक घटना। दूसरा, पुर्तगाली शासकों द्वारा व्यापक स्तर पर व्यवसाय हेतु वायसराय अर्थात गवर्नर नियुक्त किया गया। अब पुर्तगाल के शासकों द्वारा वायसराय यानी कि गवर्नर नियुक्त करके यहां पर कंपनी स्थापित करके व्यवसाय को बढ़ाने का काम किया गया। और इस क्रम में प्रथम जो वायसराय होते हैं, जिनका नाम होता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये 1505 ईस्वी में भारत आते हैं और 1509 ईस्वी में ये वापस चले जाते हैं। यहां पर हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोची में स्थापित होती है। कोची कहे या कोचिन कहे तो कोचिन में स्थापित होती है। 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों की दूसरी कोठी यानी कि दूसरी फैक्ट्री स्थापित होती है कन्नूर में। कन्नूर को कहीं कहीं किन्नौर भी लिखा जाता है। तो ये जब कन्नूर में 1505 में दूसरी कोठी स्थापित हो जाती है, उसके उपरांत इनको गवर्नर बना करके भेजा जाता है भारत में। ये 1505 से 1509 तक होते हैं। इनके कार्यकाल की ये प्रमुख घटना हम लोग यहां जानेंगे। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल नीति अपनाई। तो प्रथम वायसराय जो थे डी अल्मीडा, ये ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाते हैं, शांत जल नीति को अपनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पुर्तगाल का हिंद महासागर के
क्षेत्र में व्यापारिक नियंत्रण बढ़ पाए, हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार पर पूरा काबू, पूरा नियंत्रण पुर्तगालियों का हो जाए। इसलिए ये लोग शांति के साथ व्यापार करना शुरू किया। तो वही चीजें है यहाँ पर कि ब्लू वाटर पॉलिसी को ये अपनाए। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य हिंद महासागर के व्यापार पर अपना नियंत्रण प्राप्त करना था, इसलिए शांतिपूर्वक व्यापार करना शुरू किए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं 1508 ईस्वी में अल्मीडा का गुजरात, मिस्र और तुर्की, गुजरात भारत का एक प्रांत था, मिस्र एक देश था, तुर्की एक देश था। इसके जो नौसैनिक थे उनके द्वारा युद्ध होता है अल्मीडा का। ये संयुक्त रूप से तीनों साथ होते हैं, गुजरात के नौसैनिक, मिस्र के नौसैनिक और तुर्की के। और अल्मीडा यानी कि जो पुर्तगाल के थे, इनके साथ युद्ध हुआ और इस युद्ध में अल्मीडा के पुत्र मारे गए और अल्मीडा यानी पुर्तगाल पराजय होता है। लेकिन ये मानते नहीं है। 1509 ईस्वी में उन्हीं नौसैनिकों की टीम को ये पराजित करते हैं और पराजित करने के बाद हिंद महासागर में पुर्तगाली सैनिकों का यानी कि ईसाई नौसैनिकों का अपना एक दबदबा हो जाता है, वो अपने आप को श्रेष्ठ स्थापित कर लेते हैं। तो ये घटना प्रथम वायसराय जो थे डी अल्मीडा उसके कार्यकाल से संबंधित था। तो इसको आप याद रखेंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाते हैं, मुख्य उद्देश्य था हिंद महासागर वाले क्षेत्रों पर व्यापारिक नियंत्रण प्राप्त करना। 1560 में युद्ध लड़ते हैं, संयुक्त रूप से गुजरात, मिस्र और तुर्की के सैनिकों से हारते हैं, पुनः 1509 में जीतते हैं और अपने नौसैनिकों का अपना एक श्रेष्ठता वहां पर स्थापित करते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए दूसरे जो गवर्नर हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये 1509 ईस्वी में भारत आते हैं और 1515 तक इनका वायसराय का कार्यकाल भारत में होता है। इसके संबंध में हम लोग ये सब जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि भारत में पुर्तगालियों के शक्ति का वास्तविक संस्थापक इन्हें ही माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये 3-4 तरीके से पुर्तगाल को भारत में विकसित करने में मदद किए थे। एक, पुर्तगाली पुरुषों का यहाँ के महिलाओं के साथ शादी करा करके एक रिश्ता जोड़ने पर जोर दिए थे। दूसरा, उसके साथ धर्म का प्रचार प्रसार भी जुड़ा हुआ था। तीसरा, ये आते आते गोवा पर अधिकार प्राप्त कर लिए 1510 ईस्वी में। और उसके अलावा और कई भी चीजें थी, ये नौसैनिकों को काफी मजबूत किए। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में पुर्तगालियों के शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? डी अल्बुकर्क को माना जाता है। दूसरा, इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया, कोचीन को अपना व्यापारिक मुख्यालय मतलब कि राजधानी बना लिया। कौन? डी अल्बुकर्क। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह का पूरा नाम यूसुफ आदिल शाह है, तो आदिल शाह आप याद रख सकते हैं। इनसे गोवा जीत लिया। तो आते आते 1509 में आए और 1510 में गोवा पर ये अधिकार प्राप्त कर लिए, गोवा को जीत लिए। तो ये इनकी एक उपलब्धि रही। उसके बाद से इन्होंने पुर्तगालियों का भारतीय स्त्रियों के साथ मतलब विवाह कराने में जोर दिए, बल दिए। यह अपने क्षेत्र में सती प्रथा भी बंद कर दिए। ये अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद कर दिए। और उसके बाद से अंतिम ये मुख्य जानकारी हम लोग जानेंगे कि इनके कार्यकाल में पुर्तगाली नौसेना की जो शक्ति थी वो काफी मजबूत हो गई थी। तो नौसेना की शक्ति भी मजबूत हो गई। यहाँ पर स्त्रियों के साथ, भारतीय स्त्रियों के साथ पुर्तगाली पुरुषों का शादी भी कराने लगे, जिससे कि धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। तो धार्मिक रीजन था इसके पीछे। उसके अलावा 1510 ईस्वी में ये बीजापुर के शासक से गोवा को भी जीत लेते हैं। उसके बाद से ये कोचीन को अपना व्यापारिक मतलब मुख्यालय, राजधानी बनाते हैं। इसलिए इन पुर्तगालियों के शक्ति का जो श्रेष्ठता है उसको स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो ये चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये तृतीय वायसराय। हालांकि आप देखेंगे कि 1515 के बाद ये 1529 में बने हैं। तो इन्हीं को मुख्य रूप से तृतीय वायसराय माना जाता है, क्योंकि इससे पहले कई अलग अलग वायसराय अस्थायी रूप से हुए हैं। तो पुस्तकों में या कहीं भी आपको ऐतिहासिक घटना में
आपको इसके पहले के वायसराय के बारे में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए नहीं मिल पाता है। तो तृतीय वायसराय इन्हीं को माना जाता है, क्योंकि मुख्य उपलब्धि इनके बाद से इन्हीं की रही है। ये 1529 से 1538 तक रहे हैं। इन्होंने राजधानी कोचिन को गोवा में स्थानांतरित कर दिया। मतलब कि जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा कोचिन में मुख्यालय बनाया गया था, व्यापारिक मुख्यालय मतलब कि राजधानी, उसको बदल करके ये गोवा पर कर दिए। क्यों? क्योंकि उस समय तक गोवा पर अधिकार हो गया था। देखिए 1510 में गोवा पर अधिकार हो गया था। अब उसके बाद से 1534 में बेसिन, जो गुजरात के निकट का एक क्षेत्र था, 1535 दीव दमन दीव आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, पर अधिकार हुआ। लेकिन गुजरात के शासक द्वारा इस बेसिन के विषय पर समझौता कर लिया गया। तो बेसिन को कहीं कहीं बिसेन भी नाम दिया जाता है। ये गुजरात के क्षेत्र के पास था। गुजरात के शासक के द्वारा इस मुद्दे पर समझौता कर लिया गया। बाद में दीवार उवार देने को लेकर के विवाद हुआ था, जो इस विषय से संबंधित घटना नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। गुजरात के बारे में स्पेशल आप अलग से पढ़िएगा तो वहाँ मिलता है। तो इन सभी घटनाओं को आप समझ चुके होंगे। इनके कार्यकाल की प्रमुख घटना यही थी। ये कोचिन में अपना राजधानी जो था उसको बदल के गोवा में कर दिए, और दूसरी की 1535 में बेसिन पर अधिकार प्राप्त किए, जो समझौता हो जाने के कारण पुनः वो मामला सुलझ जाता है 1535 में दीव पर। उसके अलावा कई छोटे छोटे देशी रियासतों पर भी ये अधिकार प्राप्त करने की कोशिश किए थे। कुछ में सफल हुए थे, कुछ में असफल हुए थे। इसके बाद की घटनाओं को हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं पुर्तगाली कंपनी से संबंधित अन्य प्रमुख घटनाओं के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में अध्ययन किया कि 1503 ईस्वी में कोचिन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री यानी कि कोठी स्थापित की। उसके बाद से 1505 ईस्वी में कनूर, जिसको कन्नौर भी कहीं कहीं लिखा गया होता है, तो 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी कोठी जब पुर्तगालियों की स्थापित हुई, तो दूसरे कोठी के स्थापित होने के साथ ही पुर्तगाली शासकों के द्वारा व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से वायसराय या गवर्नर नियुक्त करके भारत भेजा जाने लगा। इस क्रम में पहले जो वायसराय होते हैं पुर्तगाल के, वो होते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और इनका कार्यकाल होता है 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक, जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे अध्ययन किया। हम लोगों ने जाना कि ये 1505 में आते हैं, 1509 में फिर वापस चले जाते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि इनका जो कार्यकाल रहा उसमें इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल नीति को अपनाए, और उसका मुख्य उद्देश्य था हिंद महासागर वाले समुद्री क्षेत्रों पर पुर्तगाल का व्यापारिक नियंत्रण प्राप्त करना। तो ये चीजें हम लोग पढ़े। उसके बाद से 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक जो दूसरे वायसराय या गवर्नर होते हैं, जिनका नाम होता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तो इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया पुर्तगाली पुरुषों का भारतीय स्त्रियों के साथ शादी कराने में। इसका वजह ये था कि ये लोग चाहते थे कि शादी जब हो जाएगा तो एक अपनापन हो जाएगा, एक रिश्ता हो जाएगा, और साथ ही उससे क्या होगा कि धर्म का भी प्रचार प्रसार होगा। क्योंकि जो भारतीय स्त्री पुर्तगाल के पुरुष से शादी करेगी वो पुर्तगाली धर्म यानी ईसाई धर्म को भी अपनाएगी। तो धार्मिक इशू भी इन लोगों का था कि धर्म का भी प्रचार प्रसार कराया जाए। आगे आपको मिलेगा भी कि मंदिर इत्यादि को तोड़वाया गया, ईसाई धर्म के लिए कोर्ट यानी कि न्यायालय का स्थापना कराया गया। तो ये सब चीजें आप देखेंगे। तो इनका ये कार्य रहा। इसी क्रम में ये 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लेते हैं, गोवा पर विजय प्राप्त करते हैं बीजापुर के शासक को हरा करके, और ये 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार प्राप्त करते हैं। एक चीज इसमें और भी दिलचस्प ये है कि किसी विदेशी कंपनी के द्वारा भारत में आने के उपरांत किसी एक स्थान पर जब कब्जा किया जाता है, उदाहरण के लिए कि ये लोग गोवा पर कब्जा किए, ऐसे ऐसे कई स्थानों पर, कई जगहों पर कई विदेशी कब्जा किए, अधिकार प्राप्त किए, लेकिन सबसे पहले गोवा पर अधिकार
पुर्तगालियों के द्वारा प्राप्त किया गया और सबसे अंत में गोवा को स्वतंत्र किया गया। तो सबसे लंबी अवधि तक गोवा को अपने अधिकार में रखने का काम पुर्तगालियों ने किया है। आप पढ़ेंगे कि अंतिम पुर्तगाली जो वायसराय थे मैनुअल एंटोनिया, जो 1958 से 1961 तक रहे हैं। तो 1961 में भारत के आजादी के उपरांत गोवा स्वतंत्र हो पाता है, मतलब कि गोवा आजाद हो पाता है। किसके चुंगल से? पुर्तगालियों के चुंगल से भारत के अधिकार में आ पाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान रखना होगा। उसके अलावा ये नीनो डी कुन्हा जो है, इन्होंने दीव इत्यादि पर अपना अधिकार प्राप्त किया। साथ ही कई छोटी छोटी देशी रियासतों पर ये अपना अधिकार प्राप्त किए, कहीं सफल हुए कहीं असफल हुए। इन सब घटनाओं को भी हम लोग अभी इसी वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये तीन ही वायसराय या गवर्नर आए थे पुर्तगाल कंपनी की तरफ से? जी नहीं। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि ये तीन वायसराय जो थे, इनके कार्यकाल में बहुत सारी घटनाएं हुई थी, प्रमुख घटनाएं हुई थी। इसलिए इनके बारे में डिटेल में अलग अलग टॉपिक करके पढ़ना होता है। पुस्तकों में, किताबों में भी इनके बारे में अलग अलग विवेचना वर्णन दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुर्तगाल कंपनी की तरफ से ये तीन ही वायसराय आए थे। 20 वायसराय भारत में आए हुए थे, जिसमें हम आपको बता दें कि नीनो डी कुन्हा, उसके बाद से हम यहाँ पर कुछ और प्रमुख नाम लिख दिए हैं। इस क्रम में आप देख सकते हैं कि एस्टेवो डी गामा 1540 से 1542, मार्टिन डी सूजा 1542 से 1545, जाओ डी कास्त्रो 1545 से 1548। उसके अलावा यहाँ पर हम लिखे हैं कंस्टेंटिनो डी ब्रागांजा। कंस्टेंटिनो डी ब्रागांजा ये 1558 से 1561 ईस्वी तक वायसराय या गवर्नर के पद पर रहते हैं। और बहुत सारे वायसराय हुए हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है, उतना याद कर पाना भी कठिन है, पुस्तकों में उतना मिल भी नहीं पाता है हर जगह। अंतिम जो वायसराय रहे मैनुअल एंटोनिया, ये 1958 से 1961 तक रहे और इन्हीं के वायसराय कार्यकाल के दौरान गोवा जो हुआ वो मुक्त होता है, भारत के अधिकार में आता है। उम्मीद करते हैं इन चीजों को आप समझे होंगे। इतना विस्तार में आपको जानकारी नहीं मिल पाएगा। और एक चीज और हम आपको बता दें कि इनके नामों में थोड़ा सा आपको भिन्नता मिल सकता है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा भिन्नता मिल सकता है। ये पूर्ण नाम नहीं है, कई जगह शॉर्ट नाम भी दिया गया है, पुस्तकों में उसी तरीके से लिखा गया होता है। अब हम लोग देखते हैं अन्य प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो ये तीन पुर्तगाली वायसराय के बारे में डिटेल में अलग अलग हम लोग पढ़ लिए। अब अन्य सभी जो पुर्तगाली वायसराय हुए, उनके कार्यकाल में जो प्रमुख घटना हुआ, उसको हम लोग एक ही साथ पढ़ने का काम करेंगे। इस क्रम में हम लोग देखेंगे 1540 ईस्वी में ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। गोवा में जितने भी मंदिर थे उस सभी मंदिर को नष्ट कर दिया गया, मतलब तोड़ दिया गया। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो लोग ईसाई धर्म का बढ़ावा देना चाहते थे, तो इसीलिए हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ दिया गया। तो ये 1540 की घटना है। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डी सूजा, आप देख सकते हैं यहाँ 1542 से 1545 मार्टिन डी सूजा है। तो मार्टिन डी सूजा के साथ प्रसिद्ध ज्यूस संत जेवियर भारत आया। इन्होंने सैन थोमा जो कि मद्रास में स्थित है, हुगली जो कि बंगाल में स्थित है, और दीव में पुर्तगाल बस्ती बसाई। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहले तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है, शादी विवाह कराया जाता है भारतीय स्त्रियों के साथ। एक समय आता है कि गोवा में मंदिरों को तोड़ दिया जाता है 1540 ईस्वी में। फिर 1542 ईस्वी में संत जेवियर आते हैं, मार्टिन डी सूजा जो उस समय के वायसराय होते हैं उनके साथ, और यहाँ पर सैन थोमा जो कि मद्रास में स्थित था, हुगली जो कि बंगाल में था, उसके बाद से दीव दमन, ये तो आप जानते ही हैं। तो इन सब क्षेत्रों में पुर्तगाल की बस्ती बसाना शुरू की जाती है, आबादी बढ़ाने का काम किया जाता है। तो ये चीजें भी आप देख सकते हैं। बपौती समझ गया था सब भारत को। अब देखिए इधर 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रेस प्रिंटिंग स्थापित किया गया। तो पुर्तगालियों के द्वारा 1556 ईस्वी में गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का है या प्रेस प्रिंटिंग का है, मतलब आप जानते हैं छापाखाना का स्थापना किया गया। तो यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इससे प्रश्न बनता है, इसको ध्यान में रखेंगे।
प्रथम छापाखाना भारत में गोवा में स्थापित हुआ पुर्तगालियों के द्वारा। 1559 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार प्राप्त कर लिया। देखिए, इस घटना के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। कई जगह आप पढ़े होंगे पुस्तकों में या कई आप यूट्यूब वीडियो इत्यादि के माध्यम से पढ़े होंगे, तो आपको जानकारी मिलता है कि ये नीनो डी कुन्हा के कार्यकाल में ही पढ़ा दिया जाता है कि इन्हीं के काल में दीव, दमन सब पर अधिकार प्राप्त किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप नीनो डी कुन्हा का कार्यकाल देखे होंगे 1529 से 1538 तक। सितंबर 1538 में तो उनका काल समाप्त हो जाता है। तो ये जब अधिकार किया गया वो कब किया गया? 1559 में। किस पर? दमन पर। दीव पर पहले हो चुका था 1535 में। ये दमन की बात कर रहे हैं, तो ये दमन पर किया गया 1559 में। और 1559 में आप देख लीजिए 58 से 61 तक यहां पर आपको वायसराय मिल जाएंगे। तो ये भी चीज आप समझ गए कि दमन पर भी अधिकार कर लिया गया। उसके अलावा 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय बनाया गया। पुर्तगालियों के द्वारा 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म के लिए एक न्यायालय यानी कि कोर्ट स्थापित किया गया न्याय दिलाने के लिए। अब बताइए, वो केवल एक धर्म के नाम पर। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ गए होंगे कि पुर्तगालियों का मकसद केवल धन कमाना नहीं था, धन कमाना, उसके अलावा धर्म का प्रचार प्रसार करना और ख्याति प्राप्त करना, ये तीन चीजें इनका लक्ष्य रहा है। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है, अनास, पपीता, काजू, बादाम, काली मिर्च, लीची और तंबाकू इत्यादि की उत्पादन पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में शुरू कराई गई। तो इसके संबंध में मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि जो पपीता हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया, उसके अलावा काली मिर्च हो गया, लीची हो गया, सीजन भी है लीची का, खूब चाहते हैं आप, तो ये सब आइटम भारत में उत्पादित कराने का काम पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इन लोगों का आभार व्यक्त कर सकते हैं। अब बाकी ये खैनी तंबाकू चाहने वाले जो हमारे दादा काका लोग हैं, उन लोगों के द्वारा ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहिए, दिन भर रगड़ते रहते हैं। तो ये तंबाकू पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में दिया गया। तो ये पूरा जो दांत सराने का काम किया गया, इसमें पुर्तगालियों का मतलब भूमिका रहा है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पूरे डिटेल में आपको एक पैकेज दे दिया गया। और हमें नहीं लगता है कि इतना डिटेल में आपको पुर्तगाल के संबंध में कोई जानकारी आपको मिल पाएगा। आपको हम मुगल साम्राज्य के पतन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें मुगलों के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा है, पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको कि लाल कुंवरी किससे फसल थी, ये सब जानकारी उसमें हम आपको बता दिए हैं। तो सारा चीज़ें आपको मिलेगा, पढ़िए उसको, मज़ा आएगा। और वीडियो को दबा करके शेयर करिए, लाइक करिए। नमस्कार।